हे गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर आपके पास इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट है या फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी का सब्जेक्ट है तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया रशिया रिलेशनशिप। तो भारत और रशिया की क्या रिलेशनशिप्स हैं, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि इनका बैकग्राउंड क्या है रिलेशनशिप्स का, और इसके अलावा इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या है, और इसके अलावा बात करेंगे न्यूक्लियर कॉपरेशन की, कल्चरल एक्सचेंज की और मिलिट्री कॉपरेशंस की। तो ये हम डिटेल में वीडियो पढ़ने वाले हैं। और अगर आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो ग्रेजुएशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आप सीधे ग्रेजुएशन की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जिसमें आपके बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड की बात करें, सबसे पहले कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर के दौरान दो सुपर पावर दुनिया के अंदर थी, एक अमेरिका और दूसरी सोवियत यूनियन। तो अगर आपको कोल्ड वॉर के बारे में नहीं पता है तो कोल्ड वॉर की एक डिटेल वीडियो मैंने पूरी बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। कोल्ड वॉर के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो कोल्ड वॉर के दौरान भारत ने दोनों ही सुपर पावर से दूरी बना के रखी थी और नाम को फॉलो किया था। नाम क्या था? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अभी नाम के ऊपर भी मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो भारत ने कोल्ड वॉर के दौरान दोनों सुपर पावर से दूरी बना के रखी थी, लेकिन फिर भी भारत के जो रिलेशंस थे वो कुछ हद तक अमेरिका के कंपैरिजन में सोवियत यूनियन के साथ ज़्यादा बेहतर थे। तब रशिया को सोवियत यूनियन कहा जाता था और कुल 15 देशों को मिलाकर एक पावर थी सोवियत यूनियन। तो फिर उसके बाद कोल्ड वॉर खत्म हुआ 1991 में। जो सोवियत यूनियन की बड़ी पावर थी वो क्या हो गई? डिसइंटीग्रेट हो गई, वो टूट के बिखर गई। तो 15 देश जो पहले सब सोवियत यूनियन का पार्ट थे, अब वो आज़ाद देश बन चुके थे। तो उनके ब्रेकअप के बाद भी भारत के जो रिलेशंस थे सभी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ बेहतर रहे, लेकिन सबसे मजबूत रिलेशंस भारत के साथ रशिया के हुए। तो यही हम लोग पढ़ रहे हैं, बैकग्राउंड यही है, इंडिया और रशिया। और इसके अलावा भारत और रशिया ही दोनों ही देश एक मल्टीपोलर विजन को प्रमोट करते हैं दुनिया के अंदर। अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या है? पहले जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद दुनिया यूनिपोलर थी, जहाँ पर अमेरिका इकलौती सुपर पावर था बस। तो भारत और रशिया दोनों ही इस बात को प्रमोट करते हैं कि दुनिया के अंदर सिर्फ एक पावर की नहीं चलनी चाहिए, दुनिया के अंदर बहुत सारी पावर्स होनी चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए जहाँ पर काफ़ी सारी सुपर पावर्स दुनिया के पावर को बैलेंस कर सके। तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं। वैसे तो इन दोनों के रिलेशनशिप बहुत मजबूत हैं और हाल ही में 2001 के अंदर दोनों ही देशों के अंदर इंडिया और रशिया की एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन हुआ और इस एग्रीमेंट के तहत 80 से ज़्यादा बायलैटरल टॉक्स हुए, 80 से ज़्यादा बायलैटरल स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज थी जिस पे दोनों ही देशों ने मिलकर साइन किए। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिलेशंस की। तो आर्थिक संबंध या फिर ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं भारत और रशिया के बीच में। सबसे पहले इसको बैकग्राउंड की थोड़ी सी बातें आपको बताते हैं। भारत देश आज़ाद हुआ था तब भारत के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की काफ़ी कमी थी, टेक्नोलॉजीज़ की काफ़ी कमी थी। और ऐसे टाइम पर जब बाकी देश हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर रहे थे, रशिया ने हमारी काफ़ी हेल्प की। उस वक्त सोवियत यूनियन हुआ करता था, तो सोवियत यूनियन ने भारत की, या फिर हम रशिया समझ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प की भारत के अंदर पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को सेटअप करने में और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में। अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की हमारे साथ रशिया ने। और भारत के अंदर बहुत सारे स्टील प्लांट्स हैं जैसे कि भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, इन सब को भी भारत के अंदर सेटअप करने में रशिया ने हमारी काफ़ी सारी हेल्प की। और इसके अलावा जब भारत देश आज़ाद था उस वक्त भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज की भी भारी कमी थी। तो इंडियन करेंसी रुपीज़ को भी कोई भी एक्सेप्ट करने को, वैल्यू देने को तैयार नहीं था। उस वक्त रशिया फिर से आगे आया और रशिया ने इंडियन रुपीज़ को रिकॉग्निशन दिया और भारत के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और बहुत सारे बायलैटरल रिलेशंस हैं भारत और रशिया के बीच में। कुछ सेक्टर्स जैसे कि बात करते हैं मशीनरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल मेटल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल एटसेट्रा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें भारत और रशिया के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। और इसके अलावा 2015 के अंदर रशियन मिनिस्ट्री ऑफ फार ईस्ट डेवलपमेंट और एक इंडियन कंपनी टाटा पावर, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसके तहत दोनों ही देश एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हुए। और इसके अलावा भारत के अंदर रशिया काफ़ी हेल्प करता है, स्पेशली जो इंडियन रेलवेज़ हैं उनके डिज़ाइन को तैयार करना, हाई स्पीड रेल्स को बनाना, और इसके अलावा किस तरीके से इंडियन रेलवेज़ का मॉडर्नाइजेशन किया जाए, इस सब में भी रशिया हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। बात करते हैं पॉलिटिकल रिलेशंस की। तो पॉलिटिकल रिलेशंस भी इंडिया और रशिया काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले तो 1971 की वॉर में जब पाकिस्तान से हमारी जंग थी, उस वक्त पाकिस्तान को अमेरिका का पूरा सपोर्ट था और ऐसे टाइम पर रशिया हमारे साथ है, तब वो सोवियत यूनियन था।
तो सोवियत यूनियन रशिया ने हमारी हेल्प की 1971 की वॉर में। और इसके अलावा एक फ़ायदा और भी है भारत को रशिया के साथ पॉलिटिकल रिलेशंस का, वो है कश्मीर इशू को लेकर। जब भी यूएन के अंदर कश्मीर इशू को लेकर बात होती है तो हमेशा रशिया इंडिया का स्टैंड लेता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल रिलेशन भारत और रशिया की। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया के जो है चाइना के साथ रिलेशंस को बैलेंस करने में, मेंटेन करने में भी रशिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है। और इसके अलावा हाल ही में पिछले कुछ सालों में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में भी एक मीटिंग हुई, जो कि 70th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिया रशिया बायलैटरल रिलेशंस को किया गया। मतलब 70th एनिवर्सरी, मतलब 70 साल हो चुके हैं भारत और रशिया के मजबूत संबंधों को। तो इसीलिए भारत और रशिया के जो संबंध हैं दे वर एम्बॉडिड इन द रिलेशनशिप इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। तो दोनों ही देशों के इतिहास में देखा जाए तो रिलेशनशिप काफ़ी मजबूती से टिके हुए हैं। अगर बात करें हम लोग मिलिट्री रिलेशंस की तो सैन्य संबंध भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया आज़ादी से लेकर अब तक ज़्यादातर जितने भी इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी रशिया हमारे साथ शेयर करता है। और इवन 1970 के दशक में 1970s के डिकेड में दोनों ही देशों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ। 20 ईयर्स मिलिट्री एक एग्रीमेंट था जिसके तहत 20 साल तक रशिया भारत को हथियार प्रोवाइड करने वाला था। और इसके अलावा हम बात करें तो इतिहास से लेके अब तक, इतिहास में भी हम बात करते हैं और आज भी अगर हम 5th जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी रशिया के द्वारा जॉइंट डिज़ाइन किया गया है। तो सभी मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयर की जाती है। और उसके अलावा अभी 2014 के अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है रशियन बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य को भी भारत देश को समर्पित किया। तो भारत जो है रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए सबसे सेकंड लार्जेस्ट बड़ी मार्केट है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी कि इंडिया के ज़्यादातर जो हथियार होते हैं उनकी टेक्नोलॉजीज़ होती है वो रशिया के द्वारा तैयार की जाती है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन की। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11 से लेकर 12 ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में हैं या जिस भी आप सेमेस्टर में हैं उसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं। न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन की बात करें तो रशिया एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है भारत के लिए, जो कि भारत को सबसे पहले तो एक न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज करता है। और इसके अलावा जो 2014 के अंदर दिसंबर के मंथ में दोनों ही देशों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक विजन साइन हुआ फॉर स्ट्रेंथनिंग द कॉर्पोरेशन इन पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी बिटवीन इंडिया एंड रशिया। और इसके अलावा बात की जाए तो कुड़ाकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है भारत के अंदर, वो भी रशिया की हेल्प से ही भारत के अंदर तैयार किया गया है। अब आखिरी में बात करते हैं कल्चरल एक्सचेंज के बारे में। तो इंडियन कल्चर और जो लैंग्वेज है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पहले सोवियत यूनियन के अंदर फेमस थी, उसके बाद रशिया के अंदर भी काफ़ी सारी फेमस है। तो इंडियन राइटर्स और आर्टिस्ट भी रेगुलरली कल्चरल विजिट के लिए एक्सचेंज करते रहते हैं एक दूसरे के देश में। और उसके अलावा रशिया के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पर रशियन स्टूडेंट्स को हिंदी लैंग्वेज सिखाई जाती है। और इसके अलावा इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है रशिया के अंदर, चाहे वो राज कपूर के टाइम से लेकर अमिताभ बच्चन तक और अमिताभ बच्चन के टाइम से लेकर शाहरुख खान तक। सभी इंडियन आर्टिस्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उनको पॉपुलैरिटी बहुत सारी है रशिया के अंदर। तो सारा टॉपिक था हमारा इंडिया रशिया रिलेशनशिप, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।